वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। हम जीओसी पढ़ रहे हैं अभी, और जीओसी में हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड द पी ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग बिटवीन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और ए पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की इनिशियल पढ़ा था। फिर नंबर ऑफ अल्फा एच कैलकुलेट करना सीखा था कि कैसे अल्फा कार्बन पे कौन से किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब है टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा वो रेजोनेंस का होएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स है वो क्लास जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड उसके बाद में है क्लास को देखने के बाद में अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसे क्या कहेंगे? हम प्लस एच कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? माइनस एच कहेंगे, राइट। इसे हम माइनस एच कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, उसमें है ना एक जैसे अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट है ना हाइड्रोजन हो गया या ड्यूटेरियम हो गया ट्राइटियम, ये ही होते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो या तो CH3 का एक CD3 और एक CT3 है, ठीक है। तो इनका हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ क्या होता है कि CH CT और CT है ना, इनमें है ना अप टू डाउन जाने पे है ना, मतलब है ना जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना इंक्रीज होती है। मतलब जो CT जो ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और ट्राइटेम के बीच में, ये है ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है देन CD से और CS से। अब यहाँ पे हमारा जो रेजोनेंस कैसा है? नो बॉन्ड रेजोनेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को ये भी कहते हैं जितना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की जो इंटेंसिटी उतनी ही कम होएगी। तो सिग्मा अप टू डाउन जाने पे क्या है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना कार्बन और जो है ना CD और इनके बीच में है ना ये वाले सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना इंक्रीज हो रही है। इसीलिए क्या होगा कि प्लस एच जो क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होएगा? सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होएगा? CH3 का होएगा, फिर CD3 का और सबसे लास्ट में CT3 का। वही अगर हम है ना प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं, हमने प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखा। तो प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होता है? प्लस आई इफेक्ट तो CD3 का CT3 का सबसे ज्यादा होता है, CH3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 का और फिर CH3 का सबसे कम होता है। तो अगर दोनों फैक्टर प्लस एच और प्लस आई एक साथ अगर वर्क कर रहे हो तो प्लस एच होगा वो डोमिनेट करेगा प्लस आई पे, ठीक है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो पावर होगी ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो पावर है इज कंट्रोल्ड बाय द प्लस एच एंड इट्स ऑर्डर इज ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो है ना जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी ना वो है ना प्लस एच के द्वारा कंट्रोल करी जाएगी। और जो है ना इनका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का? CH3 की सबसे ज्यादा, फिर CD3 की और फिर CT3 की, ठीक है। रीजन समझ में आ गया? आपने जब है ना हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की इससे पहले की क्लास देखी थी तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये जितना वीक रहेगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा रहेगा। लेकिन CT में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और CH में सबसे वीक है। कंपेरेटिव अगर इनमें देखा जाए तो CH का जो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होएगा। इसीलिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस एच इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट का जो ऑर्डर है CH3 का सबसे ज्यादा, फिर CD3 का और फिर CT3 का, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस एच का, ठीक है। तो ये है CF3, ये जो CF3 CCl3 इन ग्रुप्स का क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को है ना खींचेंगे अपनी तरफ, है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा ये, है ना। तो CF3 है, CCl3, CBr3 और CI3 है। अगर इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो वो किससे कंट्रोल होएगा? वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कंट्रोल होएगा। तो सबसे ज्यादा तो CF3 का होएगा, फिर CCl3 का, फिर CBr3 का और CI3 का। हाइपर ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर हम माइनस एच की बात करें तो माइनस एच है ना सबसे ज्यादा CI3 का होएगा, फिर CBr3 का होएगा, फिर CCl3 का और सबसे कम CF3 का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अप टू डाउन जाने पे क्या है कि साइज ऑफ ए हेलोजन तो इंक्रीज हो रही है, तो है ना कार्बन और हेलोजन के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
इसीलिए क्या हो रहा है, कार्बन और जो हेलोजन का ये बॉन्ड है, CX बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्या है, अब अगर ये जितना बॉन्ड वीक रहेगा ना उतना ही है ना उसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, तो है ना -H, माइनस जो H है ना इफेक्ट उतना ही ज्यादा होएगा। तो -H इफेक्ट का क्या ऑर्डर आया, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर होती है ना, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग पावर होती है इज कंट्रोल्ड बाय द -H। अगर यहाँ पे देखा कि जैसे -I का ऑर्डर उल्टा है, -H का ऑर्डर उल्टा है ना, जस्ट -I का जो ऑर्डर है उसका जस्ट रिवर्स -H का ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो है ना ओवरऑल कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है, -H के द्वारा कंट्रोल करी जाएगी। और इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आएगा, Ci3 का -I सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर Cbr3 का होएगा, CCl3 का होएगा, फिर सबसे कम किसका होगा, CF3 का होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ना -H का ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा अगर देखो, यहाँ पे है ना इसका तो कौन सा 2p ऑर्बिटल है और इसका भी यहाँ पे 2p ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे कार्बन का 2p, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, इसका 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 4p ऑर्बिटल है, इधर 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5p ऑर्बिटल है। तो देखो यहाँ पे है ना साइज, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो ओवरलैपिंग क्या हो रहा है कि है ना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रहा है। इसी कारण क्या होगा कि ये जो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, इसकी अप टू डाउन जाने पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है कि -H इफेक्ट तो इंक्रीज होएगा। तो सबसे ज्यादा -H इफेक्ट किसका आ गया, Ci3 का आ गया। अब जैसे हम कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ना जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये कार्बोकेटाइन है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पाया जाता है, कार्बोकेटाइन में पाया जाता है, फ्री रेडिकल में पाया जाता है, एल्कीन में पाया जाता है ना, फ्री रेडिकल में पाया जाता है। हमने पहले वाली क्लास में देखा था कि कैसे होता है, एल्कीन में पाया जाता है, और एक होता है बेंजाइल एल्के है ना, एल्काइल में पाया जाता है, या एल्काइल बेंजीन में पाया जाता है ना, एल्काइल बेंजीन में पाया जाता है। इनमें है ना हाइपर कॉन्जुगेशन है ना इफेक्ट है ना एग्जिस्ट करता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अब है ना स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन की जब बात आती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन की बात आती है, तो जो कार्बोकेटाइन है उससे जो नियरेस्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो कैसा है, अल्फा कार्बन है। उस पर जो लगे हुए अल्फा का जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा H है। और हमने जब हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन किया था कि जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेगी, तो वो जो कार्बोकेटाइन रहेगा उतना ही स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा H कितनी है, हमें क्या देखनी है, जितनी ज़्यादा अल्फा H उतना ही ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होएगा। रीजन बता दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा अल्फा H होगी उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, राइट। और जितना ज़्यादा चार्ज का डिलोकलाइजेशन होएगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा H कितनी है, 3 है। तो हमें अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो जितनी ज़्यादा अल्फा H उतना ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे अल्फा H कितनी है, 6 है। यहाँ पे अल्फा H कितनी है, 9 है। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल 9 हाइड्रोजन। लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 3 थी, इसके पास 6 है, इसके पास 9 है। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो डिलोकलाइजेशन ऑफ ए जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ये 3 नंबर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और सबसे लिस्ट स्टेबल 1 नंबर कार्बोकेटाइन है। इस प्रकार से हम है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह है, अब देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का हमने ऑर्डर देखा था किसका, CS3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर CD3 का होगा, और फिर CT3 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CD3 ग्रुप है, यहाँ पे CT3 ग्रुप है, और यहाँ पे CS3 ग्रुप है। तो +I इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +H इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, ये तो है ना, ये किसका ऑर्डर है, ये +H का ऑर्डर है, और +I का ऑर्डर क्या होता है, CT3 TDH हमने देखा था, CD3 और CS3। क्या हमने TDH याद किया था ना +I के लिए, तो ये है +I इफेक्ट का ऑर्डर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देख रहे हैं कि +I इफेक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो +H इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि +H इफेक्ट सबसे ज़्यादा CS3 का होता है, सबसे कम CT3 का होता है। तो पर हमें पता है कि जो +H है वो डोमिनेट करता है +I पे, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, +H है ना, जो फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन भी लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल
फर्स्ट नंबर रहेगा, फिर सेकंड नंबर एंड फिर देन थर्ड नंबर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच, अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन के पास है ना नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ना इस कार्बोकेटाइन में ये अल्फा कार्बन ये है तो यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब सेम वही है, देखो प्लस आई इफेक्ट तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है ना, लेकिन प्लस एच इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, 3 है, और यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, 2 ही है। यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, 3 है इस वाले पे, और अल्फा एच यहाँ पे 2 है, तो प्लस एच इफेक्ट तो डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा होगा, प्लस एच इफेक्ट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या है कि डिक्रीज हो रही है, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड कार्बोकेटाइन। सेम है ना, स्टेबिलिटी हमें फ्री रेडिकल की निकालनी है। अल्फा नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्री रेडिकल क्या है, इंक्रीज होएगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेस, क्योंकि वही जो है ना इसका जो भी मतलब जो ओड इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन इंक्रीज होएगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा एच कितनी है, यहाँ पे तो 3 अल्फा एच है ना, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे देखो 2 अल्फा कार्बन है, इस पे 6 अल्फा एच है, और इसके पास ये 3 अल्फा कार्बन है, तो टोटल 9 अल्फा एच है, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा एच तो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रही है, जितनी ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब जो ओड इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल है उसका डिलोकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्री रेडिकल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा है ना ये फ्री रेडिकल स्टेबल रहेगा, देन फिर फर्स्ट है ना सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में, ठीक है। इससे है ना फिर आगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो जो कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन रहती है, जो इस प्रकार से जिसमें है ना बॉन्ड पाया जाता है ना, अल्टरनेट है ना पाई बॉन्ड पाया जाता है ना, तो कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन द नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन द नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब जब नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में अगर हम जाते हैं, अगर नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होते जाएंगे, सबसे पहले तो कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, राइट। फिर नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होने पे क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी, हमने देखा था भाई कैसा रेजोनेंस था, सिग्मा बॉन्ड टू पाई एंटी बॉन्डिंग, है ना, ओवरलैपिंग थी इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच भी सेम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन द सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन सिमेट्रिकल है जैसे कि ये है, तो इसमें भी है ना ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगी देन सिस से। तो क्या क्या सीक्वेंस रहा, पहले तो हमने क्या देखा, कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड, है ना। फिर नॉन कॉन्जुगेटेड जो हमारे पास एल्केन है उनको नंबर ऑफ अल्फा एच के आधार पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, मोर अल्फा एच मोर स्टेबल, ठीक है। फिर अगर अल्फा एच भी अगर सेम आ जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या जाएंगे, जो अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन रहेगी ना वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी देन सिमेट्रिकल के, और जब सिमेट्रिकल अगर सिमेट्रिकल ही है तो उसमें है ना ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहेगी देन सिस से, है ना। तो ये हो गया एल्कीन का स्टेबिलिटी का एक सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले चेक करेंगे कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड वाली स्टेबल रहेगी। फिर नॉन कॉन्जुगेटेड में जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल है। फिर अगर अल्फा एच भी सेम आ जाते हैं तो फिर अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन रहेगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी देन सिमेट्रिकल एल्कीन से, राइट। और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो फिर उसमें ना ट्रांस जो फॉर्म रहेगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी देन सिस से, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन का रीजन आ जाता है, ट्रांस में रिपल्शन कम रहता है। अब देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए देयर स्टेबिलिटी, दीज आर द एल्कीन्स। तो यहाँ पे ना देखो सारी नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन है तो कितनी अल्फा एच है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 अल्फा एच है। इस वाले में देखेंगे ये अल्फा कार्बन है ना, तो यहाँ पे तो देखो 1 2 3, है ना, तो कितनी 2 अल्फा एच है ना, 1 अल्फा एच यहाँ पे 1 अल्फा एच यहाँ पे। अगर ये इस वाली एल्कीन में देखेंगे ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, 2 एच यहाँ पे 2 एच यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल 7 अल्फा एच हो गए। इस वाले में देखो ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे एच है, 2 एच यहाँ पे 2 एच यहाँ पे, टोटल कितनी 10 अल्फा एच हो गए। अगर ये वाला एग्जाम्पल लेते तो ये अल्फा कार्बन हो गया ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया, 2 अल्फा एच यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल अल्फा एच कितनी हो गई 6 हो गई। अब अगर है ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सबसे ज़्यादा अल्फा एच किस में है 4 नंबर में, फिर उसके बाद है ना 3 नंबर में है, फिर उसके बाद है ना 5 नंबर में है, फिर उसके बाद 1 नंबर में है, और सबसे लिस्ट स्टेबल
2 नंबर है। तो ये हो गया एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखो ये कैसी है, हमारी कॉन्जुगेटेड है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बाकी सारी कैसी है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है ना। तो 1 इज द मोर स्टेबल देन, सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 आ गई। अब हमें ना इनमें इनमें और इनमें ना नंबर ऑफ अल्फा एच के बारे में अकॉर्डिंग कंपेरिजन करेंगे। तो इसमें कितने अल्फा एच है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे कितने एच है, 3 है ना, 3 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3, इसमें यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ इस कार्बन पे 3 अल्फा एच, तो यहाँ पे टोटल 12 अल्फा एच हो गए, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा एच हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने टोटल 6 अल्फा एच है, जबकि इस वाले में ओनली 3 है। तो सबसे फिर उसके बाद में 1 के बाद में 4 स्टेबल है, फिर 3 है, और फिर सबसे लीस्ट स्टेबल सेकेंड नंबर वाली एल्कीन। ये तो हो गया एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, एल्कीन स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट है, अगर ये है तो देखिए यहाँ पे है ना, सब कैसी है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो सबसे पहले अल्फा एच निकालेंगे, इसके पास कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, 3 यहाँ पे, 3 कार्बन, 3 इस अल्फा कार्बन पे, 3 इस अल्फा कार्बन पे, इसमें भी कितनी है, 6 अल्फा एच है, ठीक है, 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे, इसमें है ना 1 2 3, तो 3 यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा, टोटल कितनी 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। अब आपको है ना, एक बार है ना, आपने देख लिया ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, तो डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि एग्जाम्पल को देखते ही कि इसमें कितनी अल्फा एच है, ठीक है। इसमें इस वाले कार्बन पे 3 अल्फा एच है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कौन सा रहेगा, ये 3 नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में अगर ये देखो फर्स्ट और जो सेकंड में है ना, ये कैसी है, ये तो सिमेट्रिकल है, और ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल ज्यादा स्टेबल रहेगी देन सिमेट्रिकल के, तो फिर सेकंड नंबर स्टेबल रहेगा, देन फिर फर्स्ट नंबर रहेगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल ये 4th नंबर रहेगा। तो ये देखो ये आ जाएगा एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड 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 कॉन्जुगेटेड, ऑल आर कॉन्जुगेटेड, मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अल्फा एच कितनी है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 अल्फा एच है, इसमें कितनी है, एक एक नहीं सॉरी, अल्फा कार्बन ये वाला, ये अल्फा कार्बन है ना, हाँ, तो 2 अल्फा एच यहाँ पे, 2 अल्फा एच यहाँ पे, इसमें कितनी है, इसमें भी है ना, ये भी, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 और 3 तो यहाँ पे 6, और 2 2 यहाँ पे, तो टोटल कितनी 10 अल्फा एच हो गई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई, 7 अल्फा एच हो गई। और अगर इसमें देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितनी 3 बॉन्ड बन गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा एच है, और एक हाइड्रोजन, तो इसमें टोटल 2 अल्फा एच हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जिसमें 10 अल्फा एच है, तो 2 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल एल्किन, फिर 3 नंबर स्टेबल हो गई, फिर 1 नंबर हो गई, क्योंकि इसमें 4 अल्फा एच है, और इधर तो 2 ही अल्फा एच है, ठीक है। सबसे पहले अब देखो मैं बहुत फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस में होनी चाहिए। सबसे पहले देखो ये एल्कीन है, अल्फा कार्बन ये वाला, इस पे देखो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के बाद में कितना रिमेनिंग बच रहा है, उतना हाइड्रोजन होएगा। तो मेरे को तो देखते ही जैसे 1 2 3, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे क्विकली क्लिक करवाने लगो, क्योंकि आपने इतनी देर ऊपर पढ़ लिया है, अल्फा एच बहुत सारी काउंट करी है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो 4 अल्फा एच यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इस वाले में देखो ये कैसी है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना, ये भी कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेट है, तो ये लिस्ट स्टेबल रहेगी, नॉन कॉन्जुगेट है, ये भी नॉन कॉन्जुगेट है, और ये भी नॉन कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो पहले तो हम है ना कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट फर्स्ट और थर्ड में कंपेरिजन कर लेते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 2, और यहाँ पे 3, टोटल 7 अल्फा एच है। तो 3 नंबर जो ये कंपाउंड है, ये एल्कीन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, देन फिर 1 नंबर रहेगा। अब जो नॉन कॉन्जुगेट है ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कंपेरिजन कर लेते हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है ना, 2 तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, और एक ये यहाँ पे है ना, तो टोटल कितनी 7 अल्फा एच हो गई। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे एक ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 2 अल्फा एच हो गई इसमें। और अगर इसमें इस वाले में देखते हैं, तो कितनी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 अल्फा एच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे 7 है। तो फिर 5 नंबर स्टेबल रहेगा, फिर इससे 2 नंबर रहेगा स्टेबल, और फिर 4 नंबर सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। तो ये एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो इधर तो अल्फा एच कितना है, 0 है, ठीक है। इसमें अल्फा एच 3 है, इसमें अल्फा एच 3 और 3 6 है, इसमें कितने 3 3 3 3 12 है, इसमें भी है ना 6 है, और इसमें भी कितना 6 है। अब ये देखो
सबसे ज़्यादा तो स्टेबल 1 2 3 4, 4 नंबर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। फिर उसके बाद में इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है और 6 अल्फा एच वाले 3 कंपाउंड आ गए। तो सबसे पहले जाओ अनसिमेट्रिकल वाले में, तो अनसिमेट्रिकल वाला ये है। इसके अगर कंपाउंड नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 नंबर वाला हो जाएगा। फिर ये देखो ये वाली एल्किन और ये वाली एल्किन, तो ये ट्रांस है और ये सिस है, तो फिर ये 3 नंबर वाली रहेगी, फिर 5th नंबर वाली स्टेबल रहेगी जिनमें 6 अल्फा एच है। ये हो गया इनका एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इसमें देखो, इसमें 3 अल्फा एच, इधर तो है ही नहीं कुछ, तो फिर 2 नंबर स्टेबल रहेगी और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी रहेगी, 1 नंबर रहेगी। तो ये था एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, देखो कॉन्जुगेट होता है ना, कॉन्जुगेशन का मतलब है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और है ना, जैसे ये कॉन्जुगेशन है ना, तो ये तो चीज ध्यान रखने की ही नहीं है कि भाई कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है या नॉन कॉन्जुगेट है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मतलब कॉन्जुगेट है ना, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा देन नॉन कॉन्जुगेट से, ठीक है, बिल्कुल ये क्लिक कर जाना चाहिए। अब नॉन कॉन्जुगेट में मोर अल्फा एच मोर स्टेबल, ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर नॉन कॉन्जुगेट में अगर अल्फा एच अगर सेम हो जाता है, अगर अल्फा एच सेम है, उस कंडीशन में क्या देखेंगे, जो अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन रहेगी ना, वो ज्यादा स्टेबल रहेगी देन सिमेट्रिकल से, ठीक है, सिमेट्रिकल से। और सिमेट्रिकल भी है मान लो, है ना, दोनों दो कंपाउंड है सिमेट्रिकल के, ये तो ट्रांस वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा देन सिस वाले से। तो ये है एल्कीन का स्टेबिलिटी का चार्ट। इस सीक्वेंस में हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करना है, ठीक है, इस सीक्वेंस में हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब नेक्स्ट है हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन, है ना। हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड, इसमें पाई बॉन्ड है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए, है ना, तो मतलब इस पे है ना हाइड्रोजन ऐड किया जाए पाई बॉन्ड पे, है ना, तो ये क्या होगा, और इस जो हीट ऑफ हाइड, इसे क्या बोलेंगे कि जो हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसीजर होता है, इसमें जो अमाउंट है ना एनर्जी रिलीज होगी, है ना, उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, जो कि क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है ना। ड्यूरिंग द रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं जब जो एनर्जी निकलती है, हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द पाई बॉन्ड, है ना, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन का जो एडिशन कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, जिससे क्या होता है कि उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब जो है ना एंथैल्पी होती है ना, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर फॉर्म में देखा जाए, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक कंक्लूजन और क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका है ना कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था, और इधर देखे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। अब देखो ये एल्कीन है ना, ठीक है, ये एल्कीन है और इसकी है ना हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है ना वो इस लेवल पे, और जब इसके ना हाइड्रोजनेशन हो जाता है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना रिलीज होती है ना, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना रिलीज होती है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी ये थी और जो हाइड्रोकार्बन है उनकी स्टेबिलिटी ये है, तो इनके बीच में ये जो एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बता रखा है, एल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और ये जो हाइड्रोजनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बना, इसकी जो है ना एनर्जी कितनी है, इस लेवल की, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। अब हीट ऑफ ए हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करेगा, हमें एल्कीन जितना ज़्यादा, भाई जैसे है ये है, अगर ये हमारा डायग्राम है, ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, किसी की है ना, जो कोई भी कंपाउंड होएगा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, ये ग्राफ है। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और इससे बनने वाला जो वो क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है या फिर जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो इतना स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी सी ही निकली, तो डेल्टा एच क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी निकल रही है ना, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी निकली। लेकिन अगर मान लो कि इस जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी है ना जो स्टेबिलिटी कम होएगी। सपोज करो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाइज करती है एल्कीन की, है ना, तो ये है ना इसका जो हीट हाइड्रोजनेशन करने पे जो एनर्जी निकलेगी, जैसे
यहाँ पे ये, और यहाँ पे है ना हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी का लेवल ये है, हाइड्रोकार्बन की जो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। जैसे इसे डेल्टा H1 बोला तो डेल्टा है, ये भी नेगेटिव में, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन द डेल्टा H1, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जिसकी जितनी ज्यादा, किसी भी चीज की अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है ना तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये चीज आपको कॉमनली पता होगी। अब जैसे ये एल्कीन है, तो एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम देखते हैं तो एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एल्कीन की तो क्या होगा कि जो है ना हाइड्रोकार्बन की जो सैचुरेटेड जो कंपाउंड बनेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी और एल्कीन की पोटेंशियल एनर्जी के बीच में है ना अच्छा खासा गैप रहेगा, मतलब उतनी अमाउंट में वो एनर्जी है ना रिलीज होगी, तो हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है, प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, प्लस एच के भी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन है ना इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्यों ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो एल्कीन कम स्टेबल होगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी इतनी ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, राइट। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना जो प्लस एच के है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर देखें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर देखें तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, मतलब जो प्लस एच इफेक्ट है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है ना तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है अल्फा एच काउंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ना एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल देंगे, फिर उसका जस्ट जो रिवर्स करके वो ऑर्डर लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें अल्फा एच कितने हैं, अगर इसमें देखें तो ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 1 है। यहाँ पे इस वाले में है ना देखो ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 4 है। इसमें देखे तो सॉरी सॉरी ये वाले अल्फा कार्बन है, सॉरी वो है ना, ये 2 अल्फा कार्बन है। कभी कभी जल्दी में कुछ चीजें गलत भी निकल जाती है मुंह से, पता नहीं चल पाता। या ना ये वाले अल्फा कार्बन है, तो नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी है, यहाँ पे भी 4 है। अगर ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, तो 2 2 4 और यहाँ पे 3, तो कितनी 7 अल्फा एच है। अगर इस वाले में देखें तो 2 2 और 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 10 है ना, टोटल 10 अल्फा एच है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3, फिर उसके बाद में 1, नहीं यहाँ पे तो एक ही अल्फा एच है ना, हाँ सॉरी, फिर उसके बाद में है ना सेकंड, और सबसे लीस्ट है ना 1 हो गया। तो ये तो हो गया एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, एल्कीन स्टेबिलिटी हो गई ये तो। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, और वो एल्कीन की स्टेबिलिटी के रिवर्स है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, 1 नंबर की सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, 4 नंबर की। सबसे पहले अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है तो पहले एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालो, एल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा एच से निकलेगी, फिर उसके बाद में जो उस ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर दो। अब जैसे यहाँ पे है ना अल्फा एच कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 12 है अल्फा एच, यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें 9 अल्फा एच है, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, 2 नंबर, फिर उसके बाद में ये 6 नंबर, फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है। ये अनसिमेट्रिकल है तो 3 नंबर स्टेबल रहेगा, फिर उसके बाद में ये ट्रांस है तो 5 नंबर स्टेबल रहेगा, फिर उसके बाद में ये 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 अल्फा एच है तो फिर 4 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 अल्फा एच है तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का जस्ट रिवर्स ऑर्डर, 1 नंबर की सबसे ज्यादा, फिर 4 नंबर की, फिर 7 नंबर की, फिर 5 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 6 नंबर की, और फिर 2 नंबर की। ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो गया। अब ये हमने अब तक क्या पढ़ा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा, जो कि है ना एल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एल्कीन की जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा होने का मतलब है अनस्टेबिलिटी,
जितनी ज़्यादा किसी भी अगर सिस्टम की स्थिति, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। मतलब जो जैसे नॉर्मल कंडीशन में है ना, बिना गति के जो नॉर्मल जो ऊर्जा होती है उसकी, जो अगर स्थिर अवस्था में जो उसकी ऊर्जा होती है ना, वो स्थितिज एनर्जी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं। अगर किसी भी सिस्टम की अगर नॉर्मल स्थिर अवस्था में एनर्जी ज़्यादा होगी ना, तो उतना ही अनस्टेबल होता है। अब है हीट ऑफ ए कंबशन, ये भी काफ़ी अच्छा एक वो इसको भी है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन है, उसका कंप्लीट कंबशन से है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2O में, है ना, CO2 और H2O में, ये कंप्लीट कंबशन से CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन से। अब ये देखते हैं, ड्यूरिंग कंबशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड द कंबशन, है ना। अगर किसी भी है ना हाइड्रोकार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन करते हैं तो क्या होता है, CO2 और वो H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस कंबशन के दौरान कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ए कंबशन बोलते हैं। कंबशन को मतलब दहन, मतलब जलाना। जैसे नॉर्मल भी हम है ना अगर कुछ जलाते हैं, है ना, लकड़ी भी जलाते हैं, तो उससे क्या निकलती है, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, तो वो उसकी हीट ऑफ ए कंबशन हो गई। अब वो होता है कंप्लीट दहन नहीं हो पाता हमारा, ठीक है, उसमें तो कार्बन बच जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन किया जाता है तो CO2 और H2O, कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, CO2 और H2O में हो जाता है। अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है और इसका है ना O2 के प्रेजेंस में अगर इसका कंबशन करवाया जाता है तो ये कंप्लीट कंबशन से है ना CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, और इस दौरान है ना जो एनर्जी निकलती है उससे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ए कंबशन बोलते हैं। अब हीट ऑफ ए कंबशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम के। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ ए कार्बन एटम होंगे, हीट ऑफ ए कंबशन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ ए कार्बन एटम सेम है, देन हीट ऑफ ए कंबशन किस पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। अगर ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, तो हीट ऑफ ए कंबशन इतनी है। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो ये इतनी होती, यहाँ पर होती, तो ये है ना ऐसे बनता, क्योंकि CO2 और H2O की तो एनर्जी इतनी ही रहती है ना, ठीक है, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहती है। तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हीट ऑफ ए कंबशन है ना इतना हो जाता। मतलब हाइड्रोकार्बन की पोटेंशियल एनर्जी पहले इस लेवल पे थी, फिर अगर हमने एक एज्यूम किया कि अगर इतनी होती तो है ना हीट ऑफ ए कंबशन क्लियरली दिख रहा है इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो CO2 प्लस H2O की तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसी लेवल पे रहती, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोकार्बन की जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हीट ऑफ ए कंबशन उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, 1,3 डाईएक्सियल जो मिथाइल मिथाइल इंट्रैक्शंस होती है, जो हमारे साइक्लोहेक्सेन में हम देखते हैं। जैसे कि अगर ये कोई ग्रुप साइक्लोहेक्सेन है, इसके एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनके बीच में 1,3 डाईएक्सियल मिथाइल मिथाइल इंट्रैक्शन होती है ना। इससे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। गॉसियन इंट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर रिंग में स्ट्रेन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये तो अदर फैक्टर्स हो गए जो हमें केमिस्ट्री में पूरे स्टडी करने, लेकिन अगर इस चैप्टर के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी एल्कीन, है ना। तो एल्कीन का पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ एल्कीन क्या होती है, उसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एल्कीन क्या हाइड्रोकार्बन है हमारे लिए, है ना। तो एल्कीन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मतलब हीट ऑफ जो कंबशन है वो क्या है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट लाइक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ जो कंबशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे पहले तो हीट ऑफ कंबशन में ये देखेंगे कि जितने ज्यादा कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन है ना ज्यादा होगी। और अगर कार्बन के एटम सेम होते हैं उस कंडीशन में हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो इसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब जैसे ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ ए कंबशन। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो अगर है ना हीट ऑफ ए कंबशन का जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हीट ऑफ ए कंबशन। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, उसमें 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 कार्बन है। देखो 6 7 8 9 10 11, तो सबसे ज्यादा तो इसकी रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा तो किसकी रहेगी, 4 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, और फिर 1 नंबर की। जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हीट ऑफ ए कंबशन।
नेक्स्ट ये एग्जांपल एल्कीन वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कितने 2 कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 3 3 6 कार्बन है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, ये जो 1 2 3 ये 4 नंबर है ना जिसमें 6 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा तो 4 नंबर कंपाउंड की हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। अब यहाँ पे देखते हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी है ना, तो सबसे ज्यादा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ये जो एल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। फिर उसके बाद में है ना ट्रांस वाले की रहेगी, मतलब 3 नंबर जो कंपाउंड है इसकी, और फिर उसके बाद में ना जो ये 5 नंबर कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर देखें तो 5 3 और 6 होएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा हीट ऑफ ए कंबशन का। देखो 5 3 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 2 नंबर की ज्यादा हीट ऑफ ए कंबशन होगी देन द 1 नंबर। तो ये एप्लीकेशन हो गया हीट ऑफ ए कंबशन। हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन के रेस्पेक्ट में कैसे हम देख सकते हैं एल्कीन का अगर केस हो। अब है बॉन्ड लेंथ ही ना एल्कीन, ये भी है ना हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स और है हाइपर कॉन्जुगेशन के। वैसे तो लास्ट वाली क्लास में हो जाता लेकिन उसमें किया नहीं। अब देखो हमें पता है जैसे ये एल्कीन है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ही ना एल्कीन, तो एल्कीन में क्या होता है जैसे कि इसका है ना यहाँ पे ये तो उनका हो गया पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, और इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं, या फिर हम इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ही बना लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एल्कीन में ना जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो यहाँ पे देखो ये तो पाई बॉन्ड हो गया, इसके यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो इससे है ना पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में ना ओवरलैप करते हैं इस पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे है ना इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, और जो एल्कीन ओरिजिनली थी वहां पे कैसे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर रोटेशन बैरियर, मतलब जो बॉन्ड पे जो रोटेशन अगर सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होता जाता है तो जितनी ज्यादा है ना, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो जैसे जैसे है ना अगर बॉन्डिंग इंक्रीज होती, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, वैसे ना जो रोटेशन बैरियर होता है ना, जो बॉन्ड के पे जो रोटेशन होता है वो है ना बढ़ता जाता है। ठीक है, और है ना ईजी ऑफ रोटेशन क्या होता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ईजी होती है ना रोटेशन की, जैसे सिंगल बॉन्ड में तो है ना सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन हो जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि है ना बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली एल्कीन के केस में देख रहे हो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे या फिर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा, एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होएगा। मतलब एल्कीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइपर कॉन्जुगेशन के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा एच के। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन बैरियर इंडिकेटेड बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो अल्फा एच कितने हैं, 0 है ना। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालेंगे, और फिर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो रोटेशन बैरियर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 12 अल्फा एच है, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, जिसमें अल्फा एच कम है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो 1 नंबर का सबसे ज्यादा है, फिर 2 नंबर का है, फिर 4 नंबर का, और फिर 3 नंबर का। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का है ना, जो बॉन्ड ये बॉन्ड ऑर्डर का है ना, वो ऑर्डर है ना 1 2 4 2 4 3। और हमें पता है कि जो रोटेशन बैरियर है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रोटेशन बैरियर क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा वही है ना रोटेशन बैरियर का भी ऑर्डर आएगा। तो यही है ना रोटेशन अराउंड, जो इस बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन का जो बैरियर का ऑर्डर आएगा, मतलब रोटेशन में बाधा, बैरियर का मतलब बाधा है ना, तो जो रोटेशन में बैरियर होएगा ना सबसे ज्यादा 1 नंबर में होएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर कभी आ ही नहीं पाएंगे। जबकि अगर जहाँ पे 12 अल्फा एच है वहां पे है ना सिंगल बॉन्ड करेक्टर कुछ कभी तो आएंगे,
ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा एच है उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे ना इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा रहेंगे, तो जो रोटेशन बैरियर है वो उतना ही कम रहेगा। तो 3 नंबर में देखो रोटेशन बैरियर सबसे कम है। तो ये हो गया है ना एल्कीन का बॉन्ड लेंथ और ये सब चीज़ें ऑन द एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CH3 एंड CCl3। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना CH3 का और CCl3 का है ना, ये भी है ना हम हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि है ना बेंजीन की है ना ARSE होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसमें अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है बेंजीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल सिंपली ये इस प्रकार से सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तो ये सिंपल ARSE हो जाएगी। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी एंड देन फिर जो वो आयन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा एक तरीके से, साइक्लिक एरेनियम आयन जिसे बोलेंगे। फिर उसमें रेजोनेंस होएगा और फाइनली H+ निकल जाने से ये सब्स्टिट्यूटेड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बेंजीन कैसी है, सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन अगर है ना बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और वो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ये जो G ग्रुप है ना ये डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर इस मेटा पोजीशन पे जाएगा। द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन ARSE है ना, द पोजीशन ऑफ ए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन ARSE is decided by the substituent that is already present in the benzene ring। जो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा उसके रेस्पेक्ट में, है ना, ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या कहलाता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि हम है ना वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, ये जो इफेक्ट होएगा ना वो कहलाएगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए CH3। अगर CCl3 लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए CCl3 इन द ARSE रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे है ना CH3 लगा हुआ है, ठीक है, अगर है ना जैसे टोलुइन है, ये टोलुइन है तो इसमें क्या है, जो CH3 लगा हुआ है इसका है ना +H लगेगा, है ना, +H लगने के कारण जैसे है ना इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पे आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होएगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आप ये देख पा रहे हैं कि ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है बाय द रेजोनेंस, अगर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, देखो ये हमारे पास टोलुइन है, ये हमारे पास टोलुइन है। ठीक है, इस पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पे जो H लगा हुआ है ना इसका कौन सा CH3 का कौन सा +H इफेक्ट लगेगा ना, प्लस पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये क्या आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा तो है ना इसके जो ये पाई बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग में है ना आएंगे, यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होंगे उसमें आएंगे और ये जो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कार्बन, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया और ये H+ की फॉर्म में रह गया, है ना, यही हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ गया, पहले ऑर्थो पोजीशन पे था, अब कौन सी पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फिर डिलोकलाइजेशन होगा क्योंकि नेक्स्ट फिर पाई बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है, ये आ गया और फिर इसके बाद में इधर जाएगा और ये इस टाइप से मूवमेंट होएगा तो ओरिजिनली हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है ना, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, एक इस पैरा पोजीशन पे आ रहा है और एक इस ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। देखो एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब है ना जो
ये जो टोलुइन है, जिसे मिथाइल बेंजीन भी बोल देंगे, तो इसमें क्या है कि इस वाली पोजीशन पे इसके रेस्पेक्ट में जो इस मिथाइल ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और इस ऑर्थो पोजीशन पे ना एक्स जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन आती है वो इन पोजीशंस पे आती है। मतलब यहाँ पे ना नेगेटिव जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है इन पोजीशंस पे। कहाँ पे? ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो तो उसी पोजीशन पे अटैक करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा है? या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे है। अब अगर ऑर्थो पे अगर वो अटैक करता है, सपोज करो इस ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है ना, तो इनके बीच में क्या होएगा? कुछ ना कुछ तो रिपल्शन होएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा रिपल्शन। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, क्योंकि चार्ज तो है ना ऑर्थो पे और पैरा पे बराबर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ऑर्थो पे भी उतनी है जितनी पैरा पे। अगर ये यहाँ पे इस पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है ना, तो क्या होगा? इस मिथाइल और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में कोई रिपल्शन है? नहीं है। तो अगर मेजर प्रोडक्ट अगर हम डिसाइड करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ये पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये ऑर्थो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पैरा प्रोडक्ट कैसा? माइनर हो जाएगा, और जो पैरा ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा और पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा ड्यू टू द हिस्टेरिक हिंड्रेंस। अब है ना, अगर है ना जैसे CH3 है, अब हाई प्लस एच इफेक्ट और किन किन का लगता है ना, जैसे कि CD3 का लगता है, CT3 का लगता है, जिनका भी प्लस एच जिनका इफेक्ट लगता है ना, उनके लिए जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा उन ग्रुप्स का वो इसी प्रकार के होंगे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे। ठीक है, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएंगे उसको है ना ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करेंगे कि उन पोजिशंस पे जाओ। उसमें भी है ना जो पैरा प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा बनेगा? वो मेजर बनेगा। नेक्स्ट अगर है ना CCl3 आ जाता है। अब CCl3 में है ना जो ओवरलैपिंग होती है ना सिग्मा है ना, इसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग टू इसके जो क्लोरीन के ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है ना, ये इसमें ये वाली ओवरलैपिंग होती है, एल्कीन का पाई बॉन्डिंग और है ना क्लोरीन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ना, ये इसके है ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये जो कार्बन और जो Cl बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ये Cl माइनस की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे है ना देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पैरा और जो ऑर्थो और पैरा पे है ना चार्ज डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास तो इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा ना जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ये क्या फिर किस तरफ मूव कर जाएगा? भाई मैं मेटा की तरफ चला जाऊंगा। जो इलेक्ट्रोफाइल ये सोचेगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CCl3 ने जो माइनस एच इफेक्ट के कारण क्या कर दी? कम कर दी है ना, तो ये मेटा की साइड चला जाएगा। तो अब ये जो ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये कैसा जो CCl3 का कैसा इफेक्ट हुआ? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल था उसे मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया कि मेटा पोजीशन पे जाके रिएक्शन करूं। तो अब ये जो किन किन ग्रुप्स का माइनस एच इफेक्ट होता है? CF3 का, CCl3 का, CBr3 का और CI3 का। जितने हेलोजेंस है ना CX3 और X क्या है यहाँ पे? FClBr है ना, तो हेलोजेंस वालों का सबका क्या करता है? माइनस एच इफेक्ट वर्क करता है और ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, खींच लेते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये था डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ए CS3 एंड CCl3। अब नेक्स्ट है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड्स ARSE है ना। ARSE के प्रति है ना जो सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई बेंजीन है तो उसकी रिएक्टिविटी देखनी है। ठीक है, अभी देखो सिंस बेंजीन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन के पास क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये कैसे बिहेव करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। सो एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए बेंजीन इंक्रीजेस, बेंजीन रिंग इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSE इंक्रीजेस। मतलब ये बेंजीन रिंग कैसे बिहेव करिए? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करिए। अगर इसमें और इलेक्ट्रॉन देने वाले फैक्टर लगा दिए जाए तो क्या होगा? जो ARSE की रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है since benzene is behave as a nucleophile, so as well as nucleophilicity of a benzene ring increases, their reactivity towards ARSE है ना इंक्रीज होती जाएगी। मतलब प्लस वाले जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर बेंजीन पे लगा दिए जाए तो बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या होगा? ARSE है ना इंक्रीज हो जाएगी। राइट, फिर इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर ये जो
इंटरमीडिएट बनेगा और ये फाइनली फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा कि इस H का है ना एलिमिनेशन होएगा फर्स्ट स्टेप में, H प्लस की फॉर्म में ये निकल जाएगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो स्लो और RDS स्टेप है। ठीक है, अब होता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिसिटी और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSE और ए रेट ऑफ ए ARSE। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनका प्लस H इफेक्ट लगेगा, CD3 तो प्लस H इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में लगेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या आ रहा है कि प्लस H इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, बेंजीन की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे तो क्या होगा, ARSE की रेट है ना डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ARSE है ना टोलुइन देगा, फिर CD3 और फिर CT3 देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे देखिए ये CS3 है, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, 3 है, यहाँ पे अल्फा H 2 है और यहाँ पे अल्फा H 1 2 3 1 2, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, 0 है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा H डिक्रीज हो गए लेफ्ट टू राइट जाने पे। ये क्या है, अल्फा H की संख्या लिखिए 3 2 और 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा H लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेंजीन की वो डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा ARSE की ऑर्डर हो जाएगा, रेट ऑफ ARSE। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब है ना माइनस H सबसे ज्यादा किसका होता है, CI3 का होता है। माइनस H का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा CI3 का, फिर है ना CBr3 का और फिर CCl3 का और सबसे कम होता है CF3 का। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देख रहे हैं कि माइनस H इफेक्ट है ना इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, बेंजीन की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो ARSE की जो रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, CF3 वाला, फिर CCl3, फिर ये CBr3 एंड देन CI3। नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए CH2Cl एंड CHCl2। ये CHCl2 है और ये CH2Cl है, इसमें भी प्लस H लग रहा है, इसमें भी प्लस H लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है, CH बॉन्ड भी और CCl बॉन्ड भी है, तो प्लस H भी लगेगा माइनस H भी लगेगा। ठीक है, तो अगर है ना CHCl2 CH2Cl और CHCl2 है ना, तो है ना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे। ठीक है, प्लस H लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका प्लस H लग रहा है, आल्सो स्टेबलाइज बाई देखिए ये एग्जाम्पल है, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। इस साइड से ये अगर हम सोचे अगर देखें तो इधर से तो जो CH बॉन्ड से तो कौन सा प्लस H इफेक्ट लग सकता है और CCl बॉन्ड से माइनस H इफेक्ट लग सकता है, लेकिन इन दोनों में ही है ना जो इसमें भी एक CH बॉन्ड है तो यहाँ से भी प्लस H इफेक्ट ही लगेगा और इस वाले से भी है ना जिसमें 2 H है उसमें भी प्लस H इफेक्ट लगेगा। मतलब ये ओवरऑल अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पे CH2Cl और CHCl2 तो वो कैसे होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखें है ना, तो यहाँ पे देखिए ये अगर है ना प्लस H इफेक्ट इसका शो कर रहा है तो यहाँ पे ये H प्लस की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है इस कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज एक तो है ना ये डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो सकता है, रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन कर सकता है। दूसरा क्या है, इसके पास तो है ना फील्ड है ना 2p ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास और इसके पास कैसा है वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे है ना 2p से 3d है ना बैक बॉन्डिंग अल्सो है ना, इस जो नेगेटिव चार्ज को है ना ये बैक बॉन्डिंग होगी ना 2p और 3d के बीच में है ना, 2p ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन एंड 3d वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ए, यह है 3d वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ए क्लोरीन, इनके बीच में बैक बॉन्डिंग होने से भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होएगा। जबकि अगर इसका माइनस H इफेक्ट लगाते हैं तो ये जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, इस पे क्लोराइड माइनस बन गया, लेकिन इसको इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो इसके बाद में प्लस H के बाद में जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो दो तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है। एक तो है ना एक तो स्टेबलाइज हो सकता है ना इस रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन करके और एक है ना बैक बॉन्डिंग से, है ना डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग से। सिमिलरली इसमें भी क्या है, जैसे CHCl2 है इसमें भी प्लस H लगेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है या तो डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो सकता है और इसी के साथ है ना यहाँ पे इसका 2p ऑर्बिटल और इसका यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, ये फील्ड 2p ऑर्बिटल है
और इस क्लोरीन का वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये कैसी हो जाएगी, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग से भी ये जो नेगेटिव चार्ज है ना स्टेबलाइज होगा। तो इसका भी यहाँ पे ना माइनस एच इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर माइनस एच इफेक्ट लगाते हैं हम, जैसे CCl, ये Cl और ये H, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आती है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CCl, ये CH और ये Cl माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आई गया। तो यहाँ पे देखो इस नेगेटिव चार्ज को और इस चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने वाले है ना, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने वाले कोई फैक्टर्स नहीं है, तो इनका है ना माइनस एच नहीं लगता है। ओनली है ना अगर CHCl2 और CHCl2 और CH2Cl इनका है ना, अगर ये बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए हैं तो इनका है ना कौन सा प्लस एच इफेक्ट ही लगेगा। और इसका रीजन एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है प्लस एच लगने के बाद में, उसके ना एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग से। अब अगर देखो CH2I हो तो भी प्लस एच लगेगा, CH2Br हो तो भी प्लस एच इफेक्ट ही लगेगा, ठीक है। और अगर है ना CH2Cl हो तो भी कैसा लगेगा, प्लस एच इफेक्ट ही लगेगा। जैसे ये एल्कीन है ना, और यहाँ पे ये CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एल्कीन ग्रुप है ना, यहाँ पे एल्कीन है ये, और अगर ये CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है, CH2Br लगा हुआ है, CH2I लगा हुआ है, तो यहाँ पे है ना इसका माइनस एच नहीं लगेगा, प्लस एच ही लगेगा तीनों कंडीशन में। ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे CH2Cl हो सकता है एल्कीन से जुड़ा हुआ, CH2Br हो सकता है, CH2I हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा हमें प्लस एच इफेक्ट ही लगाना है, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस का है ना कंप्लीट क्लास हो गई है। होप सो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अगर अच्छे से लिखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कम्युनिटी में दिया हुआ है। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि है ना सीक्वेंस से पढ़ो, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी, इजीली समझ में आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पे एक कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।